शुरुआत करते हैं कि हुआ क्या। कुआलालंपुर में ये बातचीत हुई रविवार को। जी। अमेरिका की तरफ से ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसन थे, उनकी टीम थी, और चीन की तरफ से वाइस प्रीमियर है लिफिंग। हम्म। और इस बातचीत में एक शुरुआती सहमति बनी, और ये खबर आई है ठीक उससे पहले जब राष्ट्रपति ट्रंप और राष्ट्रपति शी जिनपिंग इस हफ्ते मिलने वाले हैं। हाँ, दक्षिण कोरिया में। जी, तो इस शुरुआती डील में दो बड़ी चीजें हो सकती हैं, ऐसा कहा जा रहा है। क्या है वो? पहली तो ये कि अमेरिका शायद वो 100% टैरिफ की धमकी वापस ले लें, जिसे खुद ट्रंप ने भी बाद में कहा था कि ये अस्थिर है, मतलब अनसस्टेनेबल है। हाँ, ये तो उन्होंने माना था। और दूसरी बात ये कि चीन शायद रेयर अर्थ मिनरल्स यानी दुर्लभ पृथ्वी खनिजों पर जो नए निर्यात प्रतिबंध लगाने की बात थी उसे टाल दे। अच्छा। हाँ, ये दोनों ही मुद्दे बहुत बहुत अहम हैं। हाँ, कैसे? देखिए 100% टैरिफ, मतलब वो तो अगर लगते तो व्यापार का भट्टा ही बैठ जाता। खुद ट्रंप ने माना कि ये संभव नहीं है। लेकिन जो दूसरी बात है रेयर अर्थ मिनरल्स की, वो कहानी तो बहुत ही दिलचस्प है। हाँ, ये रेयर अर्थ मिनरल्स आजकल काफी चर्चा में रहते हैं। जी, ये वो 17 तत्व हैं जो समझिए कि हमारी पूरी मॉडर्न टेक्नोलॉजी की जान है, स्मार्टफोन से लेकर मिसाइल सिस्टम तक। अच्छा। जेट इंजन, इलेक्ट्रिक गाड़ियां, सब में लगते हैं ये। और मजे की बात यह है कि चीन दुनिया की लगभग 70% सप्लाई कंट्रोल करता है। 70%? ये तो बहुत ज्यादा है। जी हाँ, और ट्रांसक्रिप्ट में एक और चौंकाने वाला आंकड़ा है। अमेरिका का जो विशाल सैन्य औद्योगिक कॉम्प्लेक्स है, हाँ। वो अपनी जरूरत का करीब 78% रेयर अर्थ मिनरल्स सीधे चीन से मंगाता है। 78% अपनी सेना के लिए? जी हाँ, तो आप समझ सकती हैं कि ये निर्भरता कितनी बड़ी है। ये अमेरिका की एक तरह से दुखती रग है। बिल्कुल। और इससे चीन को मोल भाव करने की मतलब जबरदस्त ताकत मिलती है, खासकर उन चीजों पर जो अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी के लिए जरूरी हैं। तो अगर चीन ये निर्यात प्रतिबंध टाल देता है तो ये वॉशिंगटन के लिए एक बड़ी राहत होगी। बहुत बड़ी राहत, सामरिक लिहाज से भी। लेकिन हाँ, जैसा आपने कहा, ये अभी सिर्फ एक शुरुआती सहमति है, एक फ्रेमवर्क। जी, अभी फाइनल होना बाकी है। पर हाँ, दक्षिण कोरिया वाली मीटिंग से पहले माहौल थोड़ा नर्म करने की कोशिश तो लगती है ये। बिल्कुल। अब सवाल ये उठता है कि ये हुआ कैसे, मतलब महीनों से इतनी कड़वाहट थी, अचानक ये सहमति कैसे बन गई, पर्दे के पीछे क्या चल रहा था। हाँ, यही सवाल है। अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट का तो दावा है, जैसा ट्रांसक्रिप्ट में लिखा है, कि ये सब राष्ट्रपति ट्रंप की वो 100% टैरिफ वाली धमकी का कमाल है। अच्छा। हाँ, वो कह रहे हैं कि उसी धमकी ने चीन को बातचीत की मेज पर वापस आने और नरम पड़ने पर मजबूर किया। उनके शब्द हैं, राष्ट्रपति ट्रंप ने 100% टैरिफ की धमकी से मुझे बातचीत में काफी बढ़त दिलाई। ये तो अमेरिकी पक्ष का नजरिया हुआ, और हो सकता है इसमें कुछ सच्चाई भी हो। दबाव की रणनीति कई बार काम कर जाती है। पर क्या यही पूरी कहानी है? शायद नहीं। देखिए, अभी हमने रेयर अर्थ मिनरल्स पर अमेरिका की भारी निर्भरता की बात की। 78% सैन्य जरूरत है। हाँ, ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है, ये सीधे राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है। तो क्या ये मुमकिन नहीं कि अमेरिका की अपनी ये जरूरत बातचीत का बड़ा कारण बनी हो? मतलब ये कि अमेरिका को भी रेयर अर्थ चाहिए थे। बिल्कुल। और इस बात को एक और चीज पुख्ता करती है। ट्रांसक्रिप्ट में अमेरिकी वार्ताकार जेमिसन ग्रियर का एक बयान है। हाँ, उन्होंने कहा कि बातचीत का एक लक्ष्य ये पक्का करना था कि हमें चीन से रेयर अर्थ तक ज्यादा पहुंच मिल सके। अच्छा, ये तो काफी सीधा बयान है। जी, तो ये साफ दिखाता है कि अमेरिका सिर्फ टैरिफ हटाने के बदले कुछ मांग नहीं रहा था, बल्कि अपनी एक बड़ी जरूरत पूरी करने की कोशिश कर रहा था। आखिर सवाल उठता है, ये ट्रंप की धमकी थी या अमेरिका की अपनी मजबूरी? या शायद दोनों। और एक तीसरा एंगल भी है। वो क्या? ट्रांसक्रिप्ट हमें याद दिलाता है कि चीन भी तो महीनों से कह रहा था कि वो बातचीत के लिए तैयार है। हाँ, कहा तो था। बस उनकी शर्त थी कि वॉशिंगटन थोड़ा सम्मानजनक व्यवहार करे, बराबरी के स्तर पर बात हो। तो ये भी तो हो सकता है कि ये सहमति ट्रंप की धमकी, अमेरिका की जरूरत और चीन की बातचीत की इच्छा, इन सब का मिला जुला नतीजा हो। हाँ, ये ज्यादा मुमकिन लगता है कि दोनों पक्षों को लगा कि अब थोड़ा पीछे हटना ठीक रहेगा। जी, शायद। ये कहना मुश्किल है कि किसका दबाव ज्यादा काम आया, पर लगता है दोनों को कुछ न कुछ मिला है। वाकई ये एक जटिल मोलभाव जैसा लग रहा है। और जैसा ट्रांसक्रिप्ट बताता है, ये बात सिर्फ टैरिफ और खनिजों तक ही नहीं रुकी। अच्छा, और क्या था? जेमिसन ग्रीर के हवाले से ही कहा गया है कि कृषि व्यापार पर भी प्रगति हुई है, खासकर अमेरिकी सोयाबीन की जो चीन खरीदता है उस पर। ओहो, सोयाबीन। ये तो बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा रहा है। हाँ, बिल्कुल। हमें याद है जब चीन ने
अमेरिकी सोयाबीन खरीदना कम कर दिया था तो अमेरिका के मिडवेस्ट में किसानों पर कितना बुरा असर पड़ा था। जी हाँ, और उन्होंने ट्रंप प्रशासन पर काफी दबाव भी बनाया था। तो लगता है उस मोर्चे पर भी तनाव कम करने की कोशिश हुई है, शायद किसानों को कुछ राहत देने के लिए। हाँ, देखिए, सोयाबीन का मुद्दा सीधे सीधे अमेरिकी घरेलू राजनीति से जुड़ता है। वो किसान, खासकर मिडवेस्ट वाले, चुनावों में बहुत अहमियत रखते हैं। जी। तो चीन अगर फिर से सोयाबीन खरीदना बढ़ाता है तो ये ट्रंप प्रशासन के लिए न सिर्फ आर्थिक बल्कि राजनीतिक तौर पर भी फायदेमंद होगा। सही बात है। व्यापार समझौते अक्सर घरेलू राजनीति से भी जुड़े होते हैं। बिल्कुल। और कृषि के अलावा एक और बड़ी खबर है तकनीक के मोर्चे पर। ट्रांसक्रिप्ट में इसका भी जिक्र है। ट्रेजरी सेक्रेटरी बेसेंट ने बताया कि टिकटॉक के पुनर्गठन पर अंतिम सहमति बन गई है। अच्छा, टिकटॉक वाला मामला भी सुलझ गया। वो तो काफी समय से अटका हुआ था, हाँ, और काफी विवादित भी रहा। अब इस नई व्यवस्था में टिकटॉक को एक नई कंपनी में बदला जाएगा, जिसमें अमेरिकी हिस्सेदारी ज्यादा होगी। जी, ज्यादातर हिस्सेदारी अमेरिकी निवेशकों की होगी। ऑरेकल और वॉलमार्ट जैसे नाम पहले आ रहे थे। और कहा जा रहा है कि ये वही समाधान है जो ट्रंप प्रशासन ने पहले सुझाया था जब अमेरिका में टिकटॉक पर बैन लगाने की धमकी दी गई थी। टिकटॉक का मुद्दा भी अपने आप में एक मिसाल है। ये सिर्फ एक ऐप की बात नहीं थी। सही कहा। इसके पीछे डेटा सुरक्षा का सवाल था। करोड़ों अमेरिकी यूजर्स का डेटा कहाँ जा रहा है? राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल था। क्या चीन की सरकार उस डेटा का इस्तेमाल कर सकती है? जी। फिर सेंसरशिप के आरोप थे। और हाँ, ये बड़ी तकनीकी लड़ाई का भी हिस्सा था कि क्या अमेरिका चीनी टेक कंपनियों को अपने बाजार में इतनी आसानी से बढ़ने देगा। तो ये जो पुनर्गठन हुआ है, इससे शायद अमेरिका अपनी डेटा और सुरक्षा वाली चिंताएं कुछ कम कर पाएगा, शायद। लेकिन इसका एक बड़ा मतलब ये भी हो सकता है कि हम एक ऐसे इंटरनेट की तरफ बढ़ रहे हैं जो ज्यादा बंटा हुआ होगा, जिसे स्प्लिंटरनेट कहते हैं। हाँ, सुना ये टर्म। जी, मतलब अलग अलग देशों या गुटों के अपने नियम, अपनी टेक कंपनियां। तो टिकटॉक पर यह सहमति सिर्फ एक कंपनी का भविष्य नहीं, ये शायद तकनीकी वैश्वीकरण के भविष्य पर भी एक इशारा है। ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है। तो हमने देखा टैरिफ वापसी की संभावना, रेयर अर्थ पर रोक टलना, सोयाबीन, टिकटॉक, ये कुछ मुख्य बातें हैं इस शुरुआती सहमति की। जी। लेकिन जैसा आपने पहले भी कहा था और ट्रांसक्रिप्ट भी जोर दे रहा है कि अभी ज्यादा उत्साहित होना ठीक नहीं। हाँ, बिल्कुल, सतर्क रहना जरूरी है। कुआलालंपुर में जो हुआ वो बस एक शुरुआती ढांचा है, अग्रीमेंट इन प्रिंसिपल जिसे कहते हैं। जी बिल्कुल। इसे अभी अंतिम रूप दिया जाना है, दोनों सरकारों से मंजूरी मिलनी है और बहुत सारे डिटेल्स अभी साफ नहीं है। सही बात है। जैसे कौन से टैरिफ हटेंगे, कितने हटेंगे, कब हटेंगे, रेल अर्थ्स वाली रोक कितने समय के लिए चलेगी, ये सब अभी पता नहीं है। बिल्कुल। और ये सतर्कता सिर्फ हम नहीं बरत रहे। ट्रांसक्रिप्ट बताता है कि चीन की सरकारी मीडिया भी इसे लेकर बहुत संभल कर लिख रही है। अच्छा। हाँ, वो इसे कोई बहुत बड़ी जीत या संघर्ष विराम जैसा कुछ बताने से बच रहे हैं। ये भी एक संकेत है कि अभी रास्ता लंबा है। और अमेरिकी वार्ताकारों ने भी माना है कि कई मुश्किल मुद्दे तो अभी छुए भी नहीं गए हैं। जैसे बौद्धिक संपदा अधिकार यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ये अमेरिका का पुराना आरोप है चीन पर। हाँ, ये तो बड़ा मुद्दा है। फिर जबरन प्रौद्योगिकी हस्तांतरण यानी विदेशी कंपनियों से टेक्नोलॉजी लेने का दबाव, और साइबर सुरक्षा, जासूसी और डेटा चोरी के आरोप। ओहो, ये तो बहुत ही पेचीदा मसले हैं। जी हाँ, ये वो मुद्दे हैं जो अमेरिका चीन संबंधों की जड़ में है। इन्हीं पर तो सालों से टकराव चल रहा है। इन पर सहमति बनाना बहुत बहुत मुश्किल होगा। तो अब आगे क्या? सबकी नजरें तो अब इस हफ्ते दक्षिण कोरिया में होने वाली ट्रंप और शी जिनपिंग की मुलाकात पर हैं। बिल्कुल। ट्रांसक्रिप्ट कहता है कि 2019 के बाद उनकी पहली आमने सामने की मुलाकात होगी। ये कितनी अहम है? ये बैठक बेहद अहम है। यही तय कर सकती है कि कुआलालंपुर वाली सहमति आगे बढ़ेगी या नहीं। क्या ये एक ठोस समझौते का रूप लेगी या बस एक अस्थायी राहत बनकर रह जाएगी और फिर से टकराव शुरू हो जाएगा। सोचिए, दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के नेता 4 साल बाद मिल रहे हैं, ऐसे समय में जब दुनिया में आर्थिक चुनौतियां हैं, जियोपॉलिटिकल तनाव है। सही बात है। अगर आप बड़ी तस्वीर देखें तो दोनों के पास तनाव कम करने के कारण तो है। अमेरिका में शायद चुनाव आ रहे हों, आर्थिक स्थिरता जरूरी है। चीन भी अपनी अर्थव्यवस्था को लेकर कुछ चिंतित है। हाँ। दोनों को वैश्विक मंदी का डर है, लेकिन साथ ही दोनों के बीच अविश्वास बहुत गहरा है। रणनीतिक प्रतिस्पर्धा भी जोरों पर है। तो क्या आर्थिक तर्क जीतेंगे या राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं? यही देखना है। इतिहास तो यही बताता है कि हमेशा आर्थिक तर्क हावी नहीं हो पाते। और माहौल थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश भी दिख रही है।
राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि चीन और अमेरिका दोनों एक समझौता करना चाहते हैं। हाँ, ये बयान आया है। और ट्रांसक्रिप्ट के मुताबिक उन्होंने शी जिनपिंग को इस साल के अंत में वॉशिंगटन या मारे-लागो आने का न्योता भी दिया है। जी, ये भी एक सकारात्मक संकेत देने की कोशिश है। और एक बात और, इसी आसियान समिट में मेजबान मलेशिया के प्रधानमंत्री की भी ट्रंप से मुलाकात हुई, हाँ, जिसमें बहुपक्षवाद और आसियान की केंद्रीय भूमिका पर भी बात हुई। ये याद दिलाता है कि ये सिर्फ अमेरिका चीन का मामला नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसका असर पूरे इंडो पैसिफिक और दुनिया पर पड़ता है। और आपने आसियान का जिक्र किया, ये भी अहम है। कैसे? देखिए, ये बैठक कुआलालंपुर में हुई। ये दिखाता है कि दक्षिण पूर्व एशिया के देश इन दोनों महाशक्तियों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, वो नहीं चाहेंगे कि उन्हें किसी एक का पक्ष लेना पड़े। बिल्कुल, वो स्थिरता चाहते हैं। वो उम्मीद करते हैं कि अमेरिका और चीन अपने मसले सुलझा लें ताकि क्षेत्र में तनाव कम हो। तो इस समिट का चुना जाना भी एक कूटनीतिक संदेश है। तो चलिए इस पूरी बातचीत को समेटने की कोशिश करते हैं। अमेरिका और चीन के बीच व्यापार पर एक शुरुआती सहमति बनी है। जी, लगता है कि चीन रेयर अर्थ पर प्रतिबंध टाल सकता है, कम से कम कुछ समय के लिए, और बदले में अमेरिका कुछ बड़े टैरिफ हटा सकता है, शायद वो 100% वाले। हाँ, ऐसी संभावना है। टिकटॉक का भी कुछ हल निकला है, जिसमें अमेरिकी नियंत्रण ज्यादा होगा, और सोयाबीन व्यापार पर भी शायद कुछ नरमी आई है। जी, ये मुख्य बातें हैं। लेकिन, और ये लेकिन बहुत बड़ा है, ये सब अभी कच्चा है, प्रारंभिक है। बिल्कुल। फाइनल होना बाकी है, मंजूरी मिलनी बाकी है। और जो असली मुश्किल मुद्दे हैं, बौद्धिक संपदा, तकनीक, साइबर सुरक्षा, वो तो अभी वैसे के वैसे ही हैं। सही कहा, वो अभी अनसुलझे हैं। तो कुल मिलाकर मतलब क्या निकाले? हाँ, ये महीनों के टकराव के बाद एक ठहराव जरूर है, शायद दोनों पक्षों के लिए थोड़ी राहत की सांस। हाँ, एक पॉज बटन जैसा। पर क्या ये मंजिल है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आगे का रास्ता अभी भी साफ नहीं है, अनिश्चितता बनी हुई है। और अंत में एक सवाल शायद हम छोड़ सकते हैं सोचने के लिए, हाँ, जरूर। कि ये जो कुआलालंपुर में हुआ, क्या ये सिर्फ तात्कालिक दबावों का नतीजा है? मतलब अमेरिका की रेयर अर्थ की जरूरत बढ़ गई, ट्रंप पर किसानों का दबाव था, चीन की अपनी आर्थिक चिंताएं थीं, या फिर क्या ये दोनों बड़ी शक्तियां वाकई अपने इस जटिल, मुश्किल और अक्सर टकराव वाले रिश्ते को एक ज्यादा स्थिर, ज्यादा अनुमानित रास्ते पर लाने के बारे में गंभीरता से सोच रही हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। जी, और इस शुरुआती सहमति की असली परीक्षा तो तब होगी जब ये दोनों उन गहरे मुद्दों का सामना करेंगे जहां उनके हित सीधे सीधे टकराते हैं। जैसे बौद्धिक संपदा, सरकारी सब्सिडी, तकनीक पर नियंत्रण। हाँ, साइबर जासूसी। तो सोचने वाली बात ये है, क्या ये भविष्य में सहयोग के पुल का पहला पत्थर है, या फिर आगे जो बड़ा तूफान आने वाला है उससे पहले बस थोड़ी देर के लिए ली गई सांस? इसका जवाब शायद हमें दक्षिण कोरिया की बैठक और उसके बाद के कुछ महीनों में मिलेगा। जी बिल्कुल, नजर रखनी होगी।